अध्याय 344 अत्यधिक चिंता। जैसी उसे उम्मीद थी का क्या मतलब है? उसे क्या उम्मीद थी? जियांग वह भ्रमित था, लेकिन उसके दिल में अभी भी चिल्लाने की आवाज थी। मास्टर सी को इस बार सचमुच मौका मिल सकता है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। आवेगपूर्वक जियांग उन्होंने तुरंत मास्टर सी को बुलाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, वह तुरंत स्पष्ट हो गया। दूसरी ओर से लूसी की ठंडी और उदासीन आवाज आई। जियांग भी कुछ अजीब तरीके से खांसा और फिर जल्दी से बोला, मास्टर सी, डॉक्टर येन पहले ही मेई परिवार के पास जा चुका है। मेरा मानना है कि उसके कौशल से मिस मेई उसे जाने के लिए नहीं कहेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी इच्छा हुई कि वह अपनी जीभ काट ले। क्या वह सीधे तौर पर मास्टर सी की दुखती रग को नहीं छू रहा था? जियांग ही की बातें सुनकर लूसी चुप हो गई। तो सावधानी से चुने गए और उच्च भुगतान वाले पेशेवर को उसके कारण अस्वीकार किया जा सकता है। ये देखकर कि लूसी की प्रतिक्रिया सही नहीं थी, जियांग ही ने जल्दी से अपने शब्दों को छिपाने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि डॉक्टर येन के कौशल पर्याप्त नहीं है, तो मिस मेई अपने भाई के इलाज के लिए उन पर भरोसा नहीं करेगी। मम्मा, लूसी की आवाज धीमी और उदास थी। जियांग ही को इसका गहरा अफसोस हुआ। उनके मास्टर सी मिस मेई से संबंधित किसी भी चीज के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। अभी उनके शब्दों की अस्पष्ट प्रकृति वास्तव में अनुचित थी। ठीक है, लूसी के ये कहने के बाद उसने सीधे फोन रख दिया, उसे मेज पर फेंक दिया और काम करने के लिए अपना सिर नीचे करना जारी रखा। हालांकि वह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद शांत नहीं हो सका। जो विचार उसके मन में आया था, वह घूमता रहा और वह एक भी शब्द पढ़े बिना दस्तावेजों को बहुत देर तक अपने पास रखे रहा। मेई शू, ये नाम उसे पता चले बिना ही चुपचाप उसके हृदय में अंकित हो गया था। कई बार तो उसे भी ये अजीब लगता था। वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, तो वह उसके बारे में इतना चिंतित क्यों था? इस समय मेई परिवार में हर कोई मेई हे के इर्द गिर्द घूम रहा था। डॉक्टर येन वास्तव में पेशेवर थे। उन्होंने तुरंत मेई हे का व्यापक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया, जिससे उन्हें मेई हे की उपचार योजना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए एक ठोस आधार मिला। आइए आज यहीं रुकें। युवा मास्टर अभी लौटे हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से आराम करने दीजिए। मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। ये निर्देश देने के बाद येन लियांग ने सामान पैक किया और चला गया। मेई शू और मेई फैंग उसे छोड़ने के लिए बाहर आए। सभी के चले जाने के बाद मेई फैंग ने अंततः मेई शू की बांह पकड़ ली, जो अभी भी चिंतित थी, और पूछा, बहन, लू यान के चाचा जियोहे के इलाज के लिए विशेष रूप से एक विशेषज्ञ को क्यों भेजेंगे? और उसके वादे का क्या मतलब है? मेई शू चुप हो गई और थोड़ी देर बाद उसने कहा, शायद लू यान ने उससे जियोही की स्थिति का जिक्र किया था। बस इतना ही। मेई फैंग को हमेशा लगता था कि उसकी बहन जानबूझकर उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन मेई शू जाहिर तौर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। ठीक है, मुझे कुछ करना है। तुम्हें घर पर चीजों का ध्यान रखना होगा, मेई शू ने कहा। वह पहले ही यह कह चुकी थी और मेई फैंग केवल यही जवाब दे सकी, ठीक है, रास्ते में सावधान रहना, जल्दी घर आना। मुझे पता है। मेई शू ने बटलर झाओ से लिनही को लेने के लिए एक ड्राइवर ढूंढने के लिए कहा और फिर लू यान की नियुक्ति पर एक साथ गए। रास्ते में मेई शू ने लूसी को फोन करने और अपना आभार व्यक्त करने के इरादे से कई बार अपना फोन उठाया, लेकिन अंत में उसने इसका विरोध किया। क्लब हाउस में एक वेटर उसे लेने के लिए बाहर आया। इसकी व्यवस्था लू यान को पहले से ही करनी चाहिए थी। वह अब भी उतना ही विचारशील था जितना पहले हुआ करता था। निजी कमरे में लू यान पेन और सुइयों पर बैठा था। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आज उनका ही साक्षात्कार लिया जा रहा है। उसके बगल में 30 से अधिक उम्र की एक महिला बैठी थी, लेकिन फिर भी आकर्षक थी। उसके लहराते बालों को नाजुक उंगलियों द्वारा उसके सिर के पीछे उठाया गया था, जिससे एक पतली और सफेद हंस जैसी गर्दन दिखाई दे रही थी। नजर ऊपर की ओर ले जाने पर उसके पतले लाल होंठ खुलते और बंद होते दिखे। जियो यान, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस लड़की से आप आज मेरा परिचय कराना चाहते हैं वह आपका गुप्त क्रश है? नहीं, लू यान ने तुरंत इसका खंडन किया। उसकी आंखें बेहद अप्राकृतिक लग रही थी। महिला ने शराब के गिलास को धीरे से हिलाते हुए चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, इतना घबराओ मत। बहन समझती है, मैं तुम्हारी माँ को ये कहकर रिपोर्ट नहीं करूंगा कि तुम जल्दी रोमांस कर रहे हो। मैं जल्दी रोमांस नहीं कर रहा हूँ। लू यान ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन महिला की नज़र में यह एक छिपाव जैसा लग रहा था। मूल रूप से वह लू यान को एक छात्र से मिलवाने को लेकर काफी उत्सुक थी, और अब उसकी रुचि और भी अधिक बढ़ गई है। ये लड़की कौन है जिसने लू यान को इतना बेचैन कर दिया है? जैसे ही नियत समय आया, लू यान खुद को सीधे बैठने से नहीं रोक सकी और उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगी। महिला मुस्कुराए और उसे चिढ़ाया, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं ले लेते? दूसरों को अपनी प्रियतमा को चुराने मत दो। लू यान शर्मा गया। वह वास्तव में नहीं है। सिस्टर लिन, मुझे गलत मत समझो। जैसे ही उसने इतना कहा, आखिरकार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया।
लू यान एक पल में सीधा बैठ गया। महिला हंसी और खुद दरवाजा खोलने चली गई। शुई, क्या आज मेरा पहनावा अच्छा लग रहा है? लिन वह घबराया हुआ और बेचैन था। ये क्लब बहुत हाई एंड था, उस होटल से भी अधिक हाई एंड जहां उसने अपने पति को व्यभिचार में पकड़ा था। क्या यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तव में उस पर मोहित हो सकता है? मेइशू ने सांत्वना देते हुए उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, हम बस कोशिश कर रहे हैं। अगर यह काम करता है तो ये काम करता है, यदि नहीं तो हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। अध्याय 345 सपना। ठीक है। मेइशू के आश्वासन से लिनही को आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला वह तेजी से अंदर घुस गई। महिला ने अपने मन में कई बार दूसरे पक्ष की उपस्थिति की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसी युवा महिला से मिलेगी जो लू यान से बहुत बड़ी दिखती थी। महिला का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आप लिनही हैं? हाँ, लिनही ने धीरे से उत्तर दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे देखकर महिला के हाव भाव इतने अचानक क्यों बदल गए। अंदर आएं। महिला लिनही को अंदर जाने देने के लिए एक तरफ हट गई। उसकी आंखें काले बादलों से भर गईं। हालांकि वह लू यान की जैविक बहन नहीं थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते के कारण उसने हमेशा लू यान को अपने छोटे भाई की तरह माना था। वह चिंतित थी कि लू यान को लिनही द्वारा धोखा दिया गया था। अन्यथा वह इतनी कम उम्र में अपने से बड़ी उम्र की महिला के प्यार में कैसे पड़ सकता है, जिसका रूप विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। बैठ जाएं। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह लिनही से सवाल करने ही वाली थी कि तभी उसने अपना सिर उठाया और पाया कि वास्तव में लिनही का पीछा करने वाला कोई और व्यक्ति था। मेइशू, आओ और यहाँ बैठो, उन्हें बात करने दो। इससे पहले कि महिला कुछ बोल पाती, लू यान सबसे पहले खड़ा हुआ और मेइशू के लिए कुर्सी खींचने की पहल की। तभी महिला की नजर मेइशू पर पड़ी। उसकी आंखों में क्षणिक आश्चर्य था और फिर लू यान को अचानक अजीब होते देख वह समझ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या आप लू यान के सहपाठी हैं? सिस्टर लिन, वह मेइशू है। लू यान ने गर्मजोशी से उनका एक दूसरे से परिचय कराया। शुई, ये लिन सिटी के डांस एसोसिएशन के अध्यक्ष झेंग लिन हैं। नमस्ते। मेइशू ने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अप्रत्याशित रूप से झेंग लिन ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। तो तुम मेइशू हो? आह्यान अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती है। तुम एक अच्छी लड़की हो। बहुत विनम्र मत बनो, आह्यान की तरह मुझे सिस्टर लिन कहकर बुलाओ। ठीक है सिस्टर लिन, मेइशू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अच्छी लड़की। झेंग लिन उससे 100% संतुष्ट थी। अभी अभी उसे जो गलतफहमी हुई थी उसके बारे में सोचते हुए उसे यह मनोरंजक लगा। लू यान भी खुश थी कि उन दोनों का साथ अच्छा हो सकता है। मेइशू के लिए एक गिलास पानी डालने के बाद उन्होंने सावधानी से कहा, सिस्टर लिन ऐसी ही है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसके आप आदी नहीं हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेइशू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे आदत नहीं है। मुझे सिस्टर लिन का व्यक्तित्व भी पसंद है। ये सुनने के बाद ही लू यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या यह आपका दोस्त है? झेंग लिन ने मेइशू को देखते हुए चंचलता से पलकें झपकाईं। हाँ, मेइशू ने सिर हिलाया और कहा, उसके पास अच्छी प्रतिभा है। उसकी प्रतिभा को हर समय दफन नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए मैं उसे एक कोशिश के लिए यहाँ लाना चाहता हूँ। झेंग लिन ने अपनी भौहें उठाईं और जब उसने लिनहे की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति मिलनसार हो गई। चूंकि वह शुई की अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं आपके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगी। चलो बस गति से चलते हैं। बाद में मैं एक गाना बजाऊंगा और आप मुझे अपने बुनियादी कौशल दिखाने के लिए संगीत और नृत्य का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लिनही की आंखें चमक उठीं। यह अवसर उसके लिए अनमोल था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन झेंग लिन जैसी बड़ी शख्सियत से मिलेगी। ये सब मेइशू का धन्यवाद था। मेइशू से मिलना उसके जीवन की सबसे भाग्यशाली बात थी। ये सोचते हुए कि वह किस नृत्य शैली में अच्छी थी, झेंग लिन ने मध्यम कठिनाई वाला एक गाना चुना और उसे बजाया। उस पल में लिनहे अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गई लग रही थी। संगीत की लय के साथ वह स्वतंत्र, सुंदर और मनमोहक नृत्य करती थी, जैसे कोई तितली फूलों में स्वतंत्र रूप से नृत्य कर रही हो। मेइशू बगल से ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। गाना खत्म हुआ। लिनहे ने अपनी हरकतें रोक दी। झेंग लिन को गहराई से प्रणाम किया। इस यात्रा में उसकी मानसिक स्थिति बहुत बदल गई थी। भले ही उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। झेंग लिन का दृष्टिकोण वास्तव में अंतर्दृष्टिपूर्ण था। उसने बिना दया की टिप्पणी की, आपने लंबे समय तक नृत्य नहीं किया होगा, है ना? हालांकि आपकी मुद्रा अच्छी है, लेकिन आपके बुनियादी कौशल मेरे छात्रों से बहुत पीछे हैं। लिनहे ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन वह फिर भी अपने लिए मामला बनाना चाहती थी। उसकी मुट्ठी अनजाने में उसकी तरफ भींच गई थी। लिनहे ने अचानक बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना सिर उठाया और कहा, राष्ट्रपति, हालांकि मैंने लंबे समय तक नृत्य की उपेक्षा की है, लेकिन परिश्रम अक्षमता की भरपाई कर सकता है। भविष्य में मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। मैं उन सपनों को छोड़ना नहीं चाहता जो मैंने एक बार देखे थे।
सपने, मुझे उनके बारे में बताओ। झेंग लिन की आंखें मनोरंजन से भरी थी जब वह सुनने के लिए उत्सुक होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। लिन, उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं एक दिन विश्व मंच पर खड़ा होना चाहता हूँ, नृत्य का उपयोग करके उन लड़कियों को जगाना चाहता हूँ जो भटक गई हैं लेकिन मुक्त होने में असमर्थ हैं। झेंग लिन की आंखें चमक उठी। उसने दूसरे पक्ष से अपेक्षा की थी कि वह नृत्य को पैसे, रुतबे या प्रसिद्धि के बदले बदलने से संबंधित सपनों का उल्लेख करे। आखिरकार अधिकांश नर्तकियों को ऐसे सपने आते थे, लेकिन उसने लिनहे से यह समझने की उम्मीद नहीं की थी कि जब एक नर्तक अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलता है, मनोरम भावनाओं को व्यक्त करता है, तो दर्शकों तक अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त करना पूरी तरह से संभव है। कई लोग अच्छा डांस कर सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में नृत्य को समझ सकते हैं और उसमें अपनी आत्मा को समाहित कर सकते हैं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिनहे भविष्य में कितनी दूर तक जा सकता है। लिनहे के आज अकेले शब्दों के आधार पर झेंग लिन लिनहे को एक मौका देने को तैयार था। ठीक है, झेंग लिन ने अपना बिजनेस कार्ड लिनहे को देते हुए कहा, को रिपोर्ट करें। एसोसिएशन कल, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। अध्याय 346, चाचा और भतीजा प्यार में प्रतिद्वंद्वी के रूप में। क्लब हाउस में एक साथ डिनर करने के बाद लोगों का समूह हंसते और बातें करते हुए बाहर आया। झेंग लिन स्कूल में मेशू और लुयान के मामलों के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसे लगा कि मेशू झोली से कहीं बेहतर थी। वह लड़की गन्ना करने वाली लग रही थी और झेंग लिन को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन मेशू अलग थी। वह बुद्धिमान थी लेकिन सूक्ष्म थी, लोगों को सुरक्षा का एहसास नहीं कराती थी और झेंग लिन उसके करीब आने के लिए अधिक इच्छुक थी। जाने से पहले झेंग लिन ने मेशू के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने की पहल की। एक बार कार में उसने चुपचाप लुयान को एक संदेश भेजा, अवसर का लाभ उठाएं। बहन प्यार को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन करती है। लुयान ने शर्माते प्यारे खरगोश की तरह दबी हुई मुस्कान के साथ अपना फोन रख दिया। आप किस पर हंस रहे हो? मेशू ने उसे अजीब नजरों से देखा। लुयान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, सच में। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मेशू की नज़र में असहज महसूस करते हुए लुयान ने जल्दी से विषय बदल दिया। हालांकि मेशू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? लुयान ने पसीने से तर हथेलियों से घबराते हुए एक गहरी सांस ली। लेकिन उसी समय मेशू ने एक और आदमी को सामने लाया, लूसी। तुम्हारे छोटे चाचा, वह हाल ही में कैसे हैं? उस पल में लुयान को अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे की जलन अचानक गायब हो गई और उसकी आंखों में खुशी की चमक अचानक बुझ गई। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मेशू अपनी घबराहट की स्थिति में उसके स्वर में बदलाव पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो भूल जाए। पिछली बार जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुम वास्तव में मेरे छोटे चाचा के साथ थे, है ना? तुमने मुझसे झूठ बोला और कहा कि तुम पहले से ही घर पर थे। उन्होंने उस बरसात की रात का जिक्र किया। लुयान को चिंता थी कि अगर मेशू उसकी माँ की बातें सुनेगी तो नाराज हो जाएगी। इसके अलावा बाहर भारी बारिश हो रही थी और उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ न हो जाए, इसलिए उसने कपड़े पहनते समय उसे बुलाया। अप्रत्याशित रूप से जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसने लूसी की आवाज सुनी। मेशू चुप रही। उस समय वह नहीं चाहती थी कि उसे गलत समझा जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें जटिल हो गई हैं। लुयान ने आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब आप उसके बारे में इतनी चिंतित हैं तो आप उसे खुद क्यों नहीं बुलाती? मैं नहीं चाहता, मेशू ने सच बोला। वह अभी भी नहीं जानती थी कि लूसी का सामना कैसे करना है। उसके प्रति उसकी भावनाएं बहुत तीव्र और गहन थीं। उसे अनिश्चित बना रही है कि कैसे प्रतिक्रिया दे। लुयान ने उसका हाथ पकड़ा और चला गया। लिनहे ने तुरंत पीछा किया। अरे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेशू ने ज्यादा संघर्ष नहीं किया। वह जानती थी कि लुयान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका वर्तमान मूड बहुत स्थिर नहीं था। मैं तुम्हें उससे मिलने ले जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि लुयान अपनी हताशा व्यक्त कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह सीधे उसे कार में ले गया। मेशू ने गहरी आह भरी और आश्वस्त मुस्कान के साथ लिनहे की ओर मुड़ते हुए कहा, आप पहले वापस जाएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब आप स्वयं सावधान रहें। लिनहे को पता था कि वह यही रास्ते में थी और उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। कार में मेशू असामान्य रूप से चिंतित थी। क्या हम वास्तव में जा रहे हैं? वह जितनी अधिक परवाह करती थी, लुयान उतना ही क्रोधित हो जाती थी। उसकी शर्ट के कॉलर पर अचानक दम घुटने लगा। उसने एक हाथ से 2 बटन खोले, जिससे नाजुक कॉलरबोन दिखाई देने लगी। उसके जबड़े की बनावट और भी तनावपूर्ण हो गई। हाँ, हमें जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह अच्छा कर रहा है? अगर उसके साथ कोई और महिला भी हो तो क्या होगा? यह असंभव है। मेशू को अभी भी लूसी के चरित्र पर भरोसा था। वह आदमी बहुत संयमित था। वह कोई सामान्य आदमी नहीं लग रहा था। आप कैसे जानते हैं कि यह असंभव है? क्या चीज आपको इतना आश्वस्त बनाती है? लुयान गुस्से से उसकी ओर देखने लगी।
मेइशू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सहजता से कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो बस आज सब कुछ साफ साफ देखना चाहता था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके चाचा के रूप में लूसी अपने भतीजे के साथ एक प्रेमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जब वे कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, लुयान सबसे पहले अंदर आया। उनके रौबदार अंदाज को देखकर रिसेप्शनिस्ट की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद ही उसने सचिव जियांग को सूचना दी। जब जियांग ही को कॉल आया तो वह एक नए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के बीच में था। ये सुनकर कि यंग मास्टर यान एक युवा महिला के साथ आया था, उसकी भौहें तन गईं। आपने कहा था कि यंग मास्टर यान भी एक लड़की लेकर आया है। कौन सी लड़की? उसे अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। इसी समय कार्यालय से सीए की नाराज आवाज आए, कॉफी कॉफी। जियांग है। जियांग। वह अचानक थोड़ा घबरा गया। उन्होंने अपने सामने नए सचिव को निर्देश दिया कि वह जल्दी से जाएं और सीए के लिए कॉफी बनाएं। फिर वह लिफ्ट की ओर दौड़ा। युवा मास्टर यान, आप यहाँ क्यों हैं? जियांग। वह लुयान का स्वागत करने के लिए सीधा खड़ा हो गया और मेइशू को अपने पीछे देखकर उसके दिल की उथल पुथल खुशी में बदल गई। आज कितना अच्छा दिन था। मिस मेई व्यक्तिगत रूप से सीए से मिलने आई। अब जब सीए खुश था तो उसे अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। क्या मेरे छोटे चाचा अंदर हैं? लुयान ने भावहीन कठोर चेहरे के साथ पूछा। जियांग ही ने तुरंत रास्ता दिखाया। हाँ हाँ, क्या आपको सीए से कुछ चाहिए? वैसे आप मिस मेई के साथ क्यों हैं? यह मेरा व्यवसाय है कि मैं किसके साथ हूँ। लुयान ने अपने कदम रोक दिए। उसका चेहरा ठंडा हो गया। जियांग ही को अपने दिल में कसक महसूस हुई। उसे लगा कि यंग मास्टर यान आज बुरे मूड में है। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, तुरंत उन्हें अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। अध्याय 347, ईर्ष्या। सब। अचानक दरवाजा खुलने से चीख निकल गई। कार्यालय में एक युवा और खूबसूरत महिला, उसकी फिगर टाइट फिटिंग वर्दी से उभरी हुई थी, लूसी पर झुक रही थी। दरवाजे पर शोर सुनकर उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमा लिया और लूसी का दाहिना हाथ अभी भी महिला की पतली कमर पर आराम कर रहा था। इस दृश्य का प्रभाव काफी बड़ा था, यहाँ तक कि लुयान भी स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। जल्द ही उसकी आंखें परमानंद से भर गईं। जियांग ही द्वारा उसे रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से कार्यालय में चला गया और उकसाते हुए कहा, अंकल, आपकी मौजमस्ती में बाधा डालने के लिए क्षमा करें। यह मेरे और शुए के आने का सबसे अच्छा समय नहीं है। बकवास मत करो। लूसी ने तुरंत उस महिला को दूर धकेल दिया जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी और उसके अस्त व्यस्त सूट को सीधा करने में लग गई। मेइशू, गलत मत समझो, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मेइशू ने भौहें उठाई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। ओह, ऐसा लगता है कि हम वास्तव में अनुचित समय पर आए हैं। हमें अप्रत्याशित रूप से ऐसी दुर्लभ दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उसके व्यंग्यात्मक शब्दों ने लूसी को परेशान कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं समझा सकता हूँ कि अभी क्या हुआ। श्री लू, युवा सचिव ने उसे स्नेह भरी निगाहों से देखते हुए शर्म से शर्मा दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक आपके लिए परेशानी का कारण बना। क्या मुझे इस युवती को समझाना चाहिए? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जियांग। उसे डर था कि यह अनियंत्रित लड़की कुछ चौंकाने वाली बात कह देगी, इसलिए उसने तुरंत उसे डांटा और बाहर ले गया। दफ्तर का दरवाजा फिर बंद हो गया और अंदर का माहौल बोझिल हो गया। लूसी डेस्क के पीछे से चला और मेइशू के सामने खड़ा हो गया। उसकी निगाहें उत्सुक थीं। शुएर, वास्तव में उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। वह एक सचिव है जिसने अभी अभी शुरुआत की है। मैं उसका नाम भी नहीं जानता। अभी अभी मैंने जियांग ही से मेरे लिए एक कप कॉफी लाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि यह वह होगी। अंकल, आपको वास्तव में पहले लोगों के नाम याद रखने चाहिए। लुयान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहने का अवसर लिया। लूसी की भौहें सिकुड़ गई और उसका स्वर और अधिक गंभीर हो गया। सभी यान, पहले बाहर जाओ। मुझे शुए से अकेले में कुछ बात करनी है। अंकल, शुए मेरे साथ आया है। उसे यहाँ अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है ना? लुयान ने मुस्कुराते चेहरे के साथ स्वचालित रूप से मेइशू को अपने घेरे में शामिल कर लिया। लूसी ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था। आप बाद में आ सकते हैं। ठीक है। इस बार लुयान ने विरोध नहीं किया और आसानी से सहमत हो गया। हालांकि जब वह मेइशू के पास से गुजरा तो उसने उसे याद दिलाने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। शुए, मेरे चाचा का हाथ किसी और की कमर को छू गया। यह अस्वच्छता है, उसे आपको छूने न दें। उनके बीच कुछ दूरी होने के कारण लूसी स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका कि उसने क्या कहा। हालांकि दोनों को इस तरह अंतरंगता से अभिनय करते हुए देख रहा था जैसे कि कोई और मौजूद नहीं था। लूसी मदद नहीं कर सका लेकिन ईर्ष्या महसूस कर रहा था। बेशक मेइशू ने लुयान के साथ वास्तव में विशेष व्यवहार किया। लुयान के चले जाने के बाद लूसी ने अनिच्छा से अपने दिल में ईर्ष्या को दबा दिया। मेइशू के पास गया और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मेइशू ने कुशलतापूर्वक उससे बचते हुए किनारा कर लिया।
मैं अपने आप चल सकता हूँ। लूसी का हाथ थोड़ी देर के लिए हवा में ही रुक गया। इससे पहले कि वह आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराया, अपनी मुट्ठी भींच ली और सोफे पर बैठने के लिए उसके पीछे चला गया। शोए, अभी जो हुआ उसके बारे में, यह एक गलतफहमी है, मैं समझता हूँ। मेईशू ने उसे लगातार देखते हुए उसे रोका। आपको मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम रोमांटिक रिश्ते में नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप गलत समझें। मेरे पास मुंह है, इसलिए मुझे समझाना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इसे सुनना चाहते हो या नहीं। लूसी भी दृढ़ हो गई। उसने जबरदस्त रवैये के साथ मेईशू की कलाई पकड़ ली और उससे आदेश के लहजे में बात की। मैं नहीं चाहता कि कोई महत्वहीन व्यक्ति हमारे संबंधों के संभावित विकास को प्रभावित करे। उनके सख्त रुख अपनाने से मेईशू का गुस्सा चमत्कारिक रूप से कम हो गया। हालांकि उसने फिर भी बिना किसी हास्य के जवाब दिया, हम किस तरह का रिश्ता विकसित करने जा रहे हैं आपको पता है। लूसी उसके करीब झुक गया, जानबूझकर उसके कान में फुसफुसाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। शोए, मेरे साथ इतना दूर का लहजा मत इस्तेमाल करो। मेरा दिल टूट रहा है। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। दूरी बनाए रखें। मेईशू ने उसे असहजता से दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके कान के पास की गर्म सांसें उसकी नसों को छेड़ती रहीं, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। उसके लहजे से भी लूसी को पता चल गया कि वह अब उतनी गुस्से में नहीं थी। वह मुस्कुराया, उसकी चुंबकीय आवाज प्रसन्न लग रही थी। श्वे, तुम्हें मेरी परवाह है, अन्यथा तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करते। मैंने नहीं किया, मेईशू ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। लेकिन लूसी ने अचानक कुछ दूरी बना ली और उससे आंखें मिला लीं। श्वे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप अपनी सेक्रेटरी के साथ आलिंगन जारी रख सकते हैं। मेईशू शर्मा गई और जाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही शब्द बाहर आए, उसे एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने प्रेमी के साथ झगड़ रही थी। लूसी इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकती थी। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे अपनी बाहों में खींच लिया, अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी और फुसफुसाया, श्वे, मेरा आलिंगन केवल तुम्हारे लिए है। अध्याय 348, संप्रभुता का दावा करना। कौन परवाह करता है। मेईशू ने झुंझलाहट के भाव से उसकी ओर देखा, बिना पीछे देखे उसका सिर दूर धकेल दिया और भाग गई। लूसी असहाय होकर मुस्कुराते हुए पीछे रह गई। मेईशू के जाने के कुछ समय बाद लुयान ने बिना किसी भाव के प्रवेश किया। जियांग ही के बाहर होने पर वह लुयान को मेईशू से बात करने का मौका नहीं देगा, अकेले ही उन्हें एक साथ जाने देगा। मास्टर सी क्या चाहते थे यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। लुयान को देखकर लूसी की आंखों में मनोरंजन गहरा गया और उसकी आंखों में पन्ना हरे रंग की हल्की सी चमक थी। बैठ जाएं। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और लुयान को अपने सामने बैठने का संकेत दिया। कार्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया। लूसी की मुस्कान उसके मुंह के कोनों पर बनी रही। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? शुए और एक ने पहले ही एक समझौता कर लिया है। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो हम आधिकारिक तौर पर साथ रहेंगे। लुयान के शिष्य सिकुड़ गए। जाहिर तौर पर इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। आपने ये समझौता कब किया? अभी हाल ही में। उसने मेरा कबूलनामा स्वीकार कर लिया है। इस बारे में बोलते हुए लूसी ने बिना शर्माए या बिना रुके झूठ बोल दिया, जिससे सब कुछ इतना स्वाभाविक लग रहा था। लुयान ने अपना सिर नीचे कर लिया और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे। उसकी आवाज कर्कश और कड़वी थी। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम बचपन के प्रेमी रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से जानता हूँ। लुयान की तुलना में लूसी अधिक शांत लग रही थी। वह पीछे की ओर झुका, उसके हाथ स्वाभाविक रूप से सोफे पर रखे हुए थे और अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? उसने 6 साल के लिए मेई परिवार छोड़ दिया, जिस दौरान आप दोनों अलग थे। मेईशू चुपचाप कहीं और बड़ा हो गया। वास्तव में आप लंबे समय से एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। क्या आप उसे एक से बेहतर समझते हैं? लुयान गुस्से से चिल्लाया। लूसी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए भौहें उठाईं। वास्तव में आपसे थोड़ा बेहतर। लुयान का चेहरा तुरंत बैंगन के रंग का हो गया। उसने पहली बार सामान्य सम्मान के साथ लूसी को संबोधित नहीं किया, बल्कि सीधे मुड़कर चला गया। वह ये साबित करना चाहता था कि लूसी मेईशू को उतना अच्छी तरह नहीं समझता जितना उसने समझा। उनका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। पुलिस की ओर से कार्रवाई बहुत तेज थी। दोपहर में ओल्ड वांग से फिर से पूछताछ की गई और ठोस सबूतों के साथ मामला जल्द ही बंद कर दिया गया। हालांकि पहले डरपोक बूढ़े वांग ने अचानक पुलिस से अनुरोध करने का साहस जुटाया। वह मेईशू को देखना चाहती थी। कैप्टन वांग, जिन्होंने पहले मेईशू को लू मिंग को जेल से उठाते देखा था, ने ओल्ड वांग के अनुरोध को सुनकर तुरंत मामले की जांच की। उन्हें पता चला कि मेईशू और ओल्ड वांग वास्तव में एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कई साल एक साथ बिताए थे। चूंकि मेई परिवार शक्तिशाली और प्रभावशाली था, मेईशू को देखने के लिए ओल्ड वांग का अनुरोध संभवतः अपना नाम साफ करने का एक प्रयास था। तो क्या हम उसके अनुरोध से सहमत हैं?
एक युवा पुलिस अधिकारी ने डरते डरते अपने वरिष्ठ से राय मांगी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कैप्टन वांग ने सिर हिलाया और कहा, मेइशू को लाओ, लेकिन उसे ओल्ड वांग से मिलने ले जाने से पहले उसे मुझसे मिलने के लिए कार्यालय में आने दो। हाँ, अधिकारी तुरंत व्यवस्था करने चला गया। थोड़ी ही देर में मेइशू कैप्टन वांग के कार्यालय में उपस्थित हुई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मेइशू ने नम्रता से पूछा। कैप्टन वांग ने गंभीर भाव के साथ धीरे से बोलने से पहले उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आपको ओल्ड वांग के मामले के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसका अपराध निश्चित है और हम जल्द ही मामले को अंतिम रूप देंगे और सजा के लिए अदालत में स्थानांतरित करेंगे। किसी को भी उसकी ओर से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ, ओल्ड वांग ने अपनी बहू को नींद की गोलियों की घातक खुराक दी। वह सचमुच एक जघन्य अपराध की दोषी है। मुझे विश्वास है कि कानून सबसे निष्पक्ष निर्णय देगा। आप अच्छी तरह समझते हैं। उसका दृढ़ स्वर सुनकर और सही रास्ते से भटकने की उसकी कोई प्रवृत्ति न देखकर कैप्टन वांग ने राहत की सांस ली। वह बूढ़ी औरत अच्छी इंसान नहीं है मेइशू। आप एक उज्ज्वल भविष्य वाली युवा महिला हैं। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कैप्टन वांग। मैंने आपकी कही हर बात नोट कर ली है। क्या कुछ और है? मेइशू ने बिना किसी असहमति के उनकी सलाह मान ली। ढेर सारे शिक्षकी शब्दों के साथ तैयार कैप्टन वांग को अचानक लगा कि उसके पास शब्द ही नहीं बचे हैं, मानो उसने रुई पर मुक्का मार दिया हो। एक पल की झिझक के बाद उसने अनिश्चित रूप से पूछा, क्या तुम सच में समझते हो? बाद में मैं तुम्हें ओल्ड वांग देखने ले जाऊंगा। यदि वह कुछ भी प्रस्तावित करती है और चाहती है कि आप किसी चीज में मदद करें, तो आपको सहमत नहीं होना चाहिए। कैप्टन वांग ओल्ड वांग के अनुरोध पर केवल ये सुनने के लिए सहमत हुए कि यह बूढ़ी औरत अभी भी अपनी आस्तीन में क्या चालें चल रही है, जो जड़ों को पूरी तरह से काट देना चाहती है। हालांकि वह मेइशू को महत्व देता था और नहीं चाहता था कि वह ऐसे गंदे मामलों में शामिल हो। इसलिए वह उसे आखिरी समय में कुछ सलाह देना चाहता था, ताकि उसे कानून के खिलाफ कुछ भी करने के प्रलोभन से रोका जा सके। बेशक मेइशू उसके अच्छे इरादों को समझती थी। वह मधुरता से मुस्कुराए, निश्चिंत रहे कैप्टन वांग। मेरा ये भी मानना है कि ओल्ड वांग अपनी सजा की हकदार है। इसलिए चाहे वह मुझे लुभाने के लिए किसी भी शर्त का इस्तेमाल करे, मैं गलत काम करने में उसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छी बात है, कैप्टन वांग ने लंबी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मैंने वह सब कुछ कह दिया जो मुझे कहना चाहिए था। अब मैं किसी को तुम्हें उससे मिलवाने के लिए बुलाऊंगा। अध्याय 349 विशेष उद्देश्य। बैठक कक्ष का दरवाजा चरमरा कर खुला और फिर बंद हो गया। जैसे ही ओल्ड वांग ने मेइशू को देखा, उसने उत्साह से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेज पर लगी हथकड़ियों ने उसे हिलने नहीं दिया, जिससे झनझनाहट की आवाज आने लगी। आपने इतना समय क्यों लगाया? मेरा मामला कैसा चल रहा है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वे मुझे सजा देंगे? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओल्ड वांग की आवाज उत्तेजना और हताशा से भरी थी। मेइशू ने प्रवेश करने के बाद से अपना सिर नीचे कर रखा था और अभी उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसकी अभिव्यक्ति पर अफसोस की झलक थी। दादी वांग, मुझे खेद है। आंटी वांग को आपकी मदद करने के मेरे प्रयास के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ओल्ड वांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर गुस्से में मेज पर रखे मेइशू के हाथों को पकड़ लिया। आपका क्या मतलब है? कल तुमने कसम खाई थी कि तुम्हें मेरे अनुकूल सबूत मिलेंगे। मैं इसे ढूंढने जा रही थी। मेइशू ने गहराई भरी, उसके चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। लेकिन आंटी वांग को आपकी मदद करने के मेरे इरादे के बारे में पता चल गया। वह नहीं चाहती थी कि मैं कुछ करूं और उसने मेरे पिता को भी इसके बारे में बताया और कहा कि मैं मेरे परिवार के लिए परेशानी पैदा कर रहा हूं और कानून का उल्लंघन कर रहा हूं। पिछली रात से अभी तक मैं अपने कमरे तक ही सीमित हूं। मैं तभी चुपचाप बाहर निकलने में कामयाब रहा जब मुझे पुलिस से फोन आया। ये सुनकर बूढ़ा वांग पूरी तरह से अवाक रह गया। आंटी वांग? कौन सी आंटी वांग? क्या आप कह रहे हैं कि वांग यू आपको मेरी मदद नहीं करने देगी? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि आप और आंटी वांग रिश्तेदार हैं, इसलिए भले ही वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे इसमें इतनी जबरदस्ती बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। उसने मेरे पिता को भी शामिल कर लिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि अब क्या करना है। तो फिर मेरा क्या? मैं उनके द्वारा अदालत को सौंपे जाने वाला हूँ। मुझे कौन बचा सकता है? ओल्ड वांग ने निराशा में अपनी आंखें चौड़ी की और मेइशू की कलाई को फिर से बड़ी ताकत से पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करने का कोई रास्ता खोजना होगा। अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं अब असहाय हूँ। मेरे पिता ने वांग यू की बातों पर विश्वास किया और मुझे आपके मामलों में शामिल नहीं होने दिया। उसने मेरी वित्तीय सहायता बंद कर दी और अब मैं हर काम में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया हूँ। मेइशू ने शिकायत की और हताशा में अपना पैर भी पटक दिया। ये सब आंटी वांग की गलती है। उसे आपका विरोध क्यों करना पड़ता है? ये जीवन और मृत्यु का मामला है। दादी वांग की स्तब्ध निगाहें धीरे धीरे मेइशू के चेहरे पर चली गईं।
दूसरे तरीके के बारे में सोचो। आइए उस कृतघ्न कुतिया वांग यू को दरकिनार करें। आखिरकार आप मेरे परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। जब तक आप एक शब्द भी कहेंगे, कोई ना कोई निश्चित रूप से मदद करने को तैयार होगा, है ना? यह इतना सरल कैसे हो सकता है? मेई शू मदद नहीं कर सकी लेकिन शिकायत कर सकी। हालांकि मैं नाम से मेई परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, लेकिन मेरी स्थिति मेरी बहन मेई म्यू से बहुत अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, आंटी वांग अब परिवार की प्रभारी हैं। मुझे भी उसकी बात सुननी पड़ती है। एक के पास अभी तक कोई स्वतंत्र आर्थिक क्षमता नहीं है। मैं मेई परिवार के बिना कुछ नहीं कर सकता। कप्तान, क्या हमें अभी अंदर जाना चाहिए और मिस मेई को बाहर निकालना चाहिए? बाहर निगरानी के प्रभारी पुलिस अधिकारी ने अपना हेडफोन उतार दिया और अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा। कैप्टन वांग ने सोच समझकर अपनी भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, चलो थोड़ा और इंतजार करें। उसे हमेशा लगता था कि मेई शू की हरकतें और उसने जो कहा वह असंगत था। इसके पीछे उसका कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए। बैठक कक्ष में अतेशु के कंधे थोड़े हिले। जाहिर तौर पर वह शिकायतों का रोना रो चुकी थी। बूढ़ा वांग और भी अधिक चिंतित हो गया। उसने वांग यू को और भी अधिक जोर से कोसना शुरू कर दिया। जब उसने डांटना खत्म किया तो अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, आप मेरे लिए वांग यू से बात कैसे करेंगे? इस बार मेरे बेटे और 1/11 के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद 1/11 ने मेरे बेटे को अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसकी निजी पॉकेट मनी के रूप में देने को कहा। इस तरह वह आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। ये बेकार है। मेई शू ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से अपना सिर हिलाया। वांग यू ने दृढ़ संकल्प किया है कि इस बार परिवार में किसी को भी आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। उसने बहुत सारी अनुचित बातें कहीं। उसने क्या कहा? ओल्ड वांग ने जल्दी से पूछा। मेई शू ने अजीब तरह से अपनी नजरें हटा ली और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ओल्ड वांग ने फिर आग्रह किया, मुझे जल्दी बताओ, उस मनहूस औरत ने मेरी पीठ पीछे क्या कहा? मेई शू ने असहज अभिव्यक्ति के साथ अंत में कहा, उसने कहा कि तुम मरने के लायक हो। वह चाहती है कि तुम तुरंत मर जाओ ताकि वह अंततः आराम कर सके। उसने यहाँ तक कहा कि तुम एक जोंक हो जो इतने सालों से उसे परेशान कर रही है और वह चाहती है कि पुलिस तुम्हें तुरंत मार डाले। ऐसी बात है। ओल्ड वांग सदमे में मेई शू को देखता रहा, बहुत देर तक बोलने में असमर्थ रहा। मेई शू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। दादी वांग, क्या उसने जो कहा वह सच है? क्या आप इतने सालों से अकेले में आंटी वांग से पैसे मांग रहे हैं? ये बिल्कुल बकवास है। एक उसकी जोक कब बन गई? उसने मुझे वह पैसे स्वयं देने का वादा किया। ओल्ड वांग ने गुस्से में वांग यू को बहुत देर तक कोसते रहे, केवल तभी रुके जब उसका मुंह सूख गया। यह मनहूस औरत मेरे खिलाफ गंदी चालें खेलने की हिम्मत कर रही है। क्या वह सचमुच सोचती है कि मैं अब उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता? मेई शू ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। ओह, क्या आपके पास आंटी वांग को लगातार आपके लिए बाधा बनने से रोकने का कोई तरीका है? यदि आपके पास वास्तव में कोई रास्ता है तो मुझे जल्दी से बताएं। मैं तुरंत आपकी मदद करूंगा। अध्याय 350 संभाल। बूढ़ी वांग एक पल के लिए झिझकी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। आपको वांग यू को व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने के लिए बुलाना होगा। मैंने उससे यह बात कही, मेई शू ने विवादित भाव से कहा। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आपसे मिलने नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि वह आपको मौत की सजा होते देखना चाहती है। मौत की सजा शब्द ने ओल्ड वांग को तुरंत डरा दिया। हालांकि वह कानून को नहीं समझती थी, लेकिन वह आंख के बदले आंख के सिद्धांत को जानती थी। पुलिस ने पहले कहा था कि उस पर जहर देने और हत्या के प्रयास का संदेह है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे फांसी दे दी जाए और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे? नहीं, वह बिल्कुल नहीं मर सकती। अच्छा बच्चा, मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहोगे। बूढ़ी वांग, जो ग्रामीण इलाकों में रहने के दौरान मेई शू की प्रति अपनी पिछली क्रूरता खो चुकी थी, अब हताश होकर गुहार लगा रही थी। सफेद बालों वाले सिर के साथ वह पतन की कगार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही थी, जो अपनी एकमात्र जीवन रेखा से बुरी तरह चिपकी हुई थी। यदि उसे रोकने के लिए हथकड़ी न लगाई गई होती तो वह जीवित रहने के अवसर के लिए बेताब होकर घुटने टेक देती। मेई शू अभी भी क्षमा प्रार्थी दिख रही थी। दादी वांग, मुझे सच में खेद है। मुझे डर है कि मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकता। आंटी वांग ने मुझे कल रात चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हारे मामलों से निपटना जारी न रखूं। अन्यथा उसने कहा कि मेरे परिवार में मेरी कोई जगह नहीं होगी। आप मेरी स्थिति जानते हैं। मैं इस समय सचमुच असहाय हूँ। इतना कहने के बाद मेई शू ने आंसू पोंछे, बिना पीछे देखे मुड़ी और जाने वाली थी। उसके पीछे कुर्सी पर लगी हथकड़ियां फिर से बजने लगी। बूढ़े वांग ने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया। वह केवल उत्सुकता से अपने पैर पटक सकती थी और चिल्ला सकती थी, मत जाओ मेई शू, अभी मत जाओ, कोई रास्ता तो होगा, थोड़ी देर और रुको।
मुझे सोचने दो। मेइशू ने आज्ञाकारी रूप से अपने कदम रोक दिए, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी, केवल अपनी आवाज में अफसोस के साथ सलाह दी, दादी वांग, हर किसी की अपनी नियति होती है। शायद ये नियति है कि आप इस विपत्ति से बच नहीं सकते। आपको अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। बूढ़ी वांग ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। वहां एक रास्ता होना चाहिए। मैं मर नहीं सकता। वह बुढ़ापे में विलासितापूर्ण जीवन में प्रवेश करने वाली थी। वह उस कुतिया लिन्हे के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन कैसे बलिदान कर सकती है? मेरे पास वांग यू के खिलाफ सबूत हैं। अपनी हताशा में ओल्ड वांग ने आखिरकार वही शब्द कहे जिनका मेइशू को इंतजार था। मेइशू ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए खुशी से उसकी ओर देखते हुए अपना सिर घुमाया। क्या आपने जो कहा वह सच है? क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास वास्तव में आंटी वांग को हस्तक्षेप करने से रोकने का कोई तरीका है? मेइशू, ओल्ड वांग ने तुरंत उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस पर अपनी निगाहें जमाई और कहा, अगर वांग यू हस्तक्षेप नहीं करती है तो क्या तुम्हें मेरा नाम साफ करने के लिए सबूत ढूंढने का भरोसा है? मुझे विश्वास है, मेइशू ने कहा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओल्ड वांग ने उस पर विश्वास किया, उसने अपनी योजना बताई। हालांकि कटोरे पर उंगलियों के निशान हैं जो आपकी उंगलियों से मेल खाते हैं, लेकिन लिन्हे की उंगलियों के निशान भी हैं। ये साबित किया जा सकता है कि उसने दलिया खुद पिया था। जब तक वांग यू मुझे नहीं रोकती, मैं एक वकील नियुक्त करने में आपकी मदद करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ। हम कह सकते हैं कि यह सब झोउ नान की बेवफाई का बदला लेने के लिए, आपको फंसाने के लिए लिन्हे द्वारा एक साजिश थी। वास्तव में आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। कैप्टन वांग, ये बाहर का पुलिस अधिकारी अब और सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका और मेइशू को बाहर निकालने के लिए अंदर जाने ही वाला था, लेकिन कैप्टन वांग ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उतावलेपन से काम न करें, आइए इंतजार करें और देखें। मेइशू के शब्दों को सुनने के बाद ओल्ड वांग की आंखों में वास्तव में आशा जगी। अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। वांग यू को वही बताओ जो मैंने कहा था। अगर वह तुम पर विश्वास नहीं करती है तो मेरे घर जाओ, मेरे कमरे में नाइटस्टैंड की दराज में एक काला पुराना फोन ढूंढो और वहां तुम्हें उसके खिलाफ सबूत मिलेंगे। ठीक है, बताओ। मेइशू उसके ठीक सामने बैठ गई और उसके गंभीर भाव जारी रखने का इंतजार करने लगी। ओल्ड वांग ने घबराहट से लार का एक कौर निगल लिया और कहा, आप बस उसे बताएं कि अगर वह चाहती है कि मैं उस मामले को पूरी तरह से दफन कर दूं, तो वह इस समय बेकार खड़ी नहीं रह सकती। अन्यथा एक बार जब मुझे सजा सुनाई जाएगी तो मुझे पुलिस के सामने सबूत प्रकट करने का अवसर मिल जाएगा। उस समय सब कुछ प्रकट हो जाएगा और किसी को लाभ नहीं होगा। मेइशू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे मिल गया। मैं अभी जाकर उसे बताऊंगा। इंतजार। ओल्ड वांग ने उन शब्दों को बोलना समाप्त करने के बाद उसके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी, जैसे फूला हुआ गुब्बारा। उसकी जीवन शक्ति और उत्साह काफी कम हो गया था, जिससे थकान के लक्षण प्रकट हो रहे थे। क्या उसे बताने के लिए कुछ और है? मेइशू ने एक प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन नीचे केवल कपकपा देने वाली ठंडक थी। वह फोन। ओल्ड वांग एक पल के लिए रुके और आगे बोले, फोन लेने के बाद उसकी सामग्री को न देखें, बस इसे वांग यू को दे दें। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। मैं ये बात आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपको मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। जैसे ही वह बोली, उसके नाखून मेइशू के मांस में गड़ गए। ग्रामीण इलाकों में पहले की तरह जब भी मेइशू ने कोई प्रतिरोध दिखाया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मेइशू को चोट पहुंचाती थी, जिससे मेइशू को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अध्याय 351 सत्य का पता चला। ये समय वास्तव में अतीत से अलग नहीं था। मेइशू ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। जल्द ही उसकी उंगलियां चुभने लगी और उससे यह कहते हुए हार माननी पड़ी, मैं समझ गई दादी वांग, मैं नहीं झांकूंगी, कृपया मुझे जाने दो। तभी ओल्ड वांग ने मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ छोड़ दिया। अच्छी लड़की, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। अब जाओ, जैसा मैंने कहा था वैसा करो। पहले फोन लाओ और फिर जाकर वांग यू को वही बताओ जो मैंने तुमसे कहा था। ठीक है, मेइशू ने धीरे से जवाब दिया, फिर मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। कैप्टन वांग दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। मेइशू जानता था कि उसे धोखा देना जारी रखने का कोई रास्ता नहीं है। कैप्टन वांग की तीक्ष्णता से उसे पहले ही एहसास हो गया होगा कि आज रात सब कुछ उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था। सौभाग्य से चीजें इस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी थी और उसका सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था। मुलाकात कक्ष से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे की चिंता बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह रुकी और कैप्टन वांग के सामने खड़ी होकर धीमी आवाज में बोली, मैं उस फोन को ढूंढने के लिए ओल्ड वांग के घर जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? कैप्टन वांग ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं भी आपके कार्यों के पीछे का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसकी नज़र एक पल के लिए मेइशू की बांह पर लगे घाव पर टिकी रही। फिर उसने अपनी जेब से एक बैंडेड निकाला। अभी इसका उपयोग करें,
यदि घाव संक्रमित हो गया तो इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। मेइशू ने कृतज्ञतापूर्वक बैन सहायता स्वीकार कर ली। घाव का इलाज करने के बाद वह कैप्टन वान की कार में बैठी और वे दोनों एक साथ ओड वान के घर गए। लिनवो पिछले कुछ दिनों से मेइशू के किराए के घर में रह रहा था। हालांकि आज वह लिविंग रूम में जल्दी आ गई और दरवाजा खोलते ही मेइशू से टकरा गई। तुम यहाँ क्यों हो? मेइशू आश्चर्यचकित थी, कुछ तेज कदम उठाकर उसके सामने रुक गई। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह यहाँ खतरनाक हो सकता है? सभी खतरनाक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ना? मैं अपना सामान पैक करने के लिए वापस आया। लिन उसने मासूमियत और शर्म से मुस्कुराते हुए पास में रखी कई गत्ते के बक्सों की ओर इशारा किया। मेइशू को यकीन था कि लिनहे ने कुछ अनुमान लगाया था, इसलिए वह यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। अन्यथा ओल्ड वान के घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला नहीं होता और ताला नहीं लगा होता। लिनहे को बहुत अधिक शामिल नहीं करना चाहते थे। मेइशू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसका स्वर शुष्क हो गया। कैप्टन वांग और मैं जांच के लिए यहाँ हैं। आप अभी दूर रहें, अपनी चीजें यहीं छोड़ दें, बाद में मैं उन्हें नीचे ले जाने में आपकी मदद करूंगा। दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। ये कहते हुए लिनहे ने उन दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए धीरे से अपनी जेब से एक पुराना फोन निकाला। मेइशू को अचानक अपनी सांसें कसती हुई महसूस हुई। वह जल्दी से लिनहे के पास पहुंची और बोली, क्या ये वही है जो तुमने उसकी दराज में पाया था? इसे मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। मेइशू, जब तक आप यही चाहते हैं मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस फोन में वास्तव में क्या संग्रहित है। लिनहे ने उत्तर खोजने पर जोर दिया। उसका कोई अन्य इरादा नहीं था और वह मेइशू की योजना में बाधा नहीं डालेगी। वह बस इस बात से डरी हुई थी कि जब वह झोंग नान के साथ थी तो उसने अनजाने में मेइशू को नुकसान पहुंचाया होगा। अगर ऐसा होता तो वह शायद कभी भी खुद को बचाने में सक्षम नहीं हो पाती। कैप्टन वांग ने उससे फोन छीनने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मेइशू ने पहले ही उसकी कार्रवाई रोक दी, जैसे कि उसने एक पल में लिनही के सच्चे विचारों को देख लिया हो। मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं, हालांकि आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। आपने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं जो जांच कर रहा हूं वह आपके झोंग नान को जानने से पहले हुआ था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में लिनहे ने तुरंत मेइशू की शांत आंखों में जवाब मांगा। केवल जब मेइशू ने उसे निश्चित रूप से सकारात्मक उत्तर दिया तब जाकर उसने अंततः आराम किया और बिना किसी झिझक के मेइशू को फोन सौंप दिया। यह बहुत अच्छा है। आप जो जांच करना चाहते हैं मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बस पूछें, मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास आऊंगा। मेइशू मुस्कुराए, लिनहे को सांत्वना देते हुए। उसने उत्सुकता से फोन खोलने से पहले लिन को घर से निकलते हुए देखा। आज के बाद आखिरकार सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। 6 साल पहले ड्रैगन स्प्रिंग मनो के शौचालय में। अरे क्या ये बूढ़ी औरत अंधी है? मेरी यह पोशाक एक सीमित संस्करण है। क्या आप मेरी पोशाक पर इस गंदे पानी के लिए मुझे मुआवजा दे सकते हैं? एक महिला की शिकायती आवाज ने भीड़ को आकर्षित कर लिया। भीड़ के बीच में सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत सफाई की वर्दी पहने हुए माफी मांगते हुए झुक रही थी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मुझे खेद है, मैंने वास्तव में अभी ध्यान नहीं दिया। मेरी पीठ दरवाजे की ओर थी और मुझे नहीं पता था कि तुम इस समय अचानक अंदर आ जाओगे। ये सुनकर महिला ने अपना असंतोष व्यक्त किया। क्या आप ये कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है? सिर्फ इसलिए कि आप बूढ़े हैं, आप सोचते हैं कि आप अपनी उम्र का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप किसी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको मुझे क्षतिपूर्ति करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। यदि आप क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं तो अपने प्रबंधक को यहाँ बुलाएं। नहीं नहीं नहीं, बुढ़िया ने जल्दी से उत्सुकता से अपने हाथ हिलाए। महोदया, आप कीमत बताएं और मैं आपको पैसे दे दूंगी। क्या ये ठीक नहीं है? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।